प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत महाराणा सांगा के बारे में बातचीत करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मेवाड़ के शासक कुंभा के बारे में बात की और यह जाना कि किस तरीके से कुंभा ने अपने दूरदर्शिता से, अपनी नीतियों के माध्यम से मेवाड़ के शासन को मजबूत किया, विस्तृत किया और मेवाड़ की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। महाराणा कुंभा का अंतिम समय बड़ा दुखदायी निकला और 1468 में जब वे उन्माद रोग से पीड़ित हो चुके थे, उस समय उनके पुत्र महाराणा उदय सिंह या उदा के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। पितृहंता उदा को मेवाड़ी सामंत स्वीकार नहीं करना चाहते थे और वो उसके स्थान पर कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। इसलिए महाराणा सांगा के 1509 में राज्याभिषेक से पूर्व, यानी कि 1468 से लेकर के 1509 तक का जो समय है, वो समय मेवाड़ का अराजकता का समय है, अस्थिरता का समय है। कोई भी शासक यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पाया था। रायमल को उदा के विद्रोही सरदारों ने गद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया और रायमल ईडर से चित्तौड़ आया और जब वो चित्तौड़ की ओर रवाना हो रहा था तो जावर में उदय सिंह से असंतुष्ट सरदार उससे आकर मिले और रायमल ने जावर में उदा को पराजित किया। इतिहासकार हरविलास शारदा का कहना है कि उदा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सिरोही और मारवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया और उस प्रयास में सिरोही के देवड़ाओं को आबू और मारवाड़ के राव जोधा को अजमेर का तारागढ़ दुर्ग ले लेने दिया। यानी कि मेवाड़ के जो इलाके थे उनको ले लेने दिया ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। लेकिन और यहाँ तक कि राव जोधा के पुत्र दूधा ने तो मेवाड़ के अधिकारियों को खदेड़ कर सांभर पर भी अधिकार कर लिया और इन परिस्थितियों में भी उदा ने उसका कोई विरोध नहीं किया, जिसके कारण उदा की स्थिति कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि मेवाड़ी सामंत जो अब तक उदा के समर्थन में थे वे भी उदा से नाराज हो गए और पानगढ़ और चित्तौड़ के निकट रायमल से लड़े युद्धों में उदा पराजित हुआ। वहाँ से वह कुंभलगढ़ गया, जहाँ से उसे मेवाड़ी सामंतों ने खदेड़ दिया और 1473 में रायमल ने लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया। जिस समय रायमल ने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया था तो रायमल अपने पिता की जितना शक्तिशाली नहीं था और ना ही उतना ज़्यादा साम्राज्य विस्तारक उसकी नीति थी। इसलिए रायमल ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया, किंतु पिता की भांति शूरवीरता और कूटनीतिज्ञता का अभाव होने के कारण वो उन सब क्षेत्रों को ना तो जीत पाया जो कि उदा के शासनकाल में मेवाड़ से अलग हो गए थे। इसके अतिरिक्त मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, टोडा और बूंदी पर भी अधिकार कर लिया था। टोडा का जो शासक था राव सुल्तान, वो मेवाड़ आया इस आशा से कि उसकी सहायता की जाए। राव सुल्तान की एक पुत्री उसके साथ थी, तारा, जो कि बहुत सुंदर थी और राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी शूरवीर टोडा जीतकर उसको वापस देगा वह अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देगा। राणा रायमल का जो दूसरा पुत्र था जयमल, राणा रायमल के 11 पुत्र थे। बड़ा पुत्र पृथ्वीराज, दूसरा जयमल और तीसरा संग्राम सिंह, जो कि सांगा के नाम से
प्रसिद्ध हुआ तो जयमल ने राव सुल्तान के साथ अशिष्ट व्यवहार किया और तारा से विवाह की जिद करने लगा, जिससे राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने टोडा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और सुल्तान ने कुंवर पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री तारा का विवाह कर दिया। टोडा के हाथ से निकल जाने के बाद में मालवा का जो सुल्तान था वो बहुत नाराज़ हुआ और उसने चाकसू, सीकर, नरेना, सांभर, आमेर और अजमेर पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही सुल्तान वापस लौटा, पृथ्वीराज ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, जिससे क्रुद्ध होकर के मालवा के नए सुल्तान नसीरुद्दीन ने 1503 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच पृथ्वीराज की बहन जो सिरोही के राव जगमाल से ब्याही हुई थी, वहाँ उसे कष्ट था, जिसके लिए समझाइश के लिए पृथ्वीराज सिरोही गया और सिरोही से लौटते समय राव जगमाल ने जहर के लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, जिन्हें खाने से पृथ्वीराज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई और इस तरीके से रायमल के 2 बड़े पुत्रों का निधन हो गया। अब राणा सांगा, जो कि खुद भी महत्वाकांक्षी था और बहुत सारे जो किंवदंतियां हैं या जो राजस्थान के जो जनश्रुतियां हैं, जो इतिहास है, जो यहाँ के चारणों और भाटों के जो प्रसंग हैं, उनके अंतर्गत कई कथाएं हैं। उनमें एक कथा ये है कि एक बार ये जो पृथ्वीराज, जयमाल और संग्राम सिंह तीनों ही जो कि कुशल योद्धा थे, वो 4 जो ये भाई हैं, पृथ्वीराज, जयमाल, राय सिंह और संग्राम सिंह, इनके बीच में राजगद्दी को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, जो एक दूसरे से खींचतान चल रही थी, उसके लिए चारों के चारों एक ज्योतिष के पास में कुंडली दिखाने के लिए पहुँचे, जहाँ ज्योतिषी ने चारों की कुंडली देखकर संग्राम सिंह के मेवाड़ के शासक बनने की भविष्यवाणी की, जिससे पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया और उसने कटार निकालकर राणा सांगा पर वार किया, जिसमें ही राणा सांगा की एक आंख चली गई। उसके बाद वो एक भील स्त्री के पास भी गए, जो कि सटीक भविष्यवाणी करती थी। वहाँ भी उस पुजारिन के द्वारा महाराणा सांगा को ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने की बात बताई, जिससे पृथ्वीराज नाराज हुआ। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें बड़ी मुश्किल से जान बचा करके राणा सांगा निकला और भीमल गांव से जान बचाकर राणा सांगा सेवांतरी गांव पहुंचा, जहां ठाकुर बीदा राठौड़ ने उसको शरण दी। जयमल को जब इसकी भनक लगी तो उसने सेवांतरी गांव पर हमला किया, जिसकी सुरक्षा करते हुए बीदा राठौड़ की जान चली गई और राणा सांगा वहाँ से अजमेर गया, जहाँ उसे करमचंद पवार ने शरण दी। तीनों ही राजकुमार जब उसके रास्ते से हट गए, तब सांगा ने वापस मेवाड़ पर अधिकार करने का निर्णय लिया और जब जयमल राव सुल्तान के हाथों मारा गया, पृथ्वीराज सिरोही से लौटते हुए विषाक्त लड्डू खाने से मर गया, पृथ्वीराज ने सारंगदेव की मृत्यु कर दी और सूरजमल नए राज्य की तलाश में जब कांठल चला गया, तो राणा रायमल ने सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इस तरीके से महाराणा सांगा को, संग्राम सिंह को महाराज कुमार की उपाधि दी गई और जब रायमल की मृत्यु हुई तो सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम पर से मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। हालांकि
सांगा के राज्याभिषेक की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 24 मई 1509 को राणा का सिंहासनारोहण मानते हैं, तो कुछ विद्वान 5 मई 1509 को महाराणा सांगा का राज्यारोहण मानते हैं। तिथि के लिए कोई भी रही हो, लेकिन संग्राम सिंह उर्फ सांगा का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण काल रहा। और महाराणा सांगा के द्वारा मेवाड़ की शक्ति को इतना अधिक विस्तृत कर दिया गया जितना मेवाड़ की शक्ति कभी भी विस्तृत नहीं हुई। जिस समय महाराणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी, उस समय उसका राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली पर इस समय सिकंदर लोधी का शासन था और उसका अधिकांश समय हालांकि विद्रोही अफगान सरदारों का दमन करने में बीता, किंतु उसने भी बिहार को जीतकर सल्तनत को मजबूत किया। हालांकि वो ग्वालियर को जीत नहीं सका, किंतु उसने धौलपुर, अवंतगढ़, नरवर और चंदेरी पर अधिकार करके सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया और नागौर के मुस्लिम शासक मोहम्मद खां को भी अपनी अधीनता स्वीकार कर राजस्थान पर अपने प्रभाव को स्थापित करने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। हालांकि उसने रणथंभौर को भी जीतने का असफल प्रयास किया था और उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, जिसके साथ महाराणा सांगा के कई युद्ध हुए। जिस समय सांगा मेवाड़ का शासक बना था, उस समय मालवा में नसरुद्दीन शासक था। 1511 में उसकी मृत्यु के बाद मालवा में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ और कुछ अमीरों के सहयोग के बाद महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। कुछ विरोधियों ने महमूद खिलजी द्वितीय के छोटे भाई साहिब खां को सुल्तान बनाया। ऐसे में चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय ने पुनः मालवा की सत्ता को हथिया लिया और साहिब खां ने दिल्ली और गुजरात से सहायता प्राप्त की, तो मेदिनी राय ने महाराणा सांगा से सहायता प्राप्त की और मालवा का जो सुल्तान था वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहा था और उसमें महाराणा सांगा का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था और वो अपने अंतिम वर्षों में पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त करने में लगा हुआ था। 1511 में महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना और उसने मालवा की राजनीति में खुल करके हस्तक्षेप किया और मेदिनी राय के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि मेदिनी राय महाराणा सांगा का निकटस्थ था। इस तरीके से दिल्ली, मालवा और गुजरात के जो अलग अलग मुस्लिम राज्य थे वे संघर्षरत भी थे। हालांकि सांगा को उनसे विशेष भय इसलिए नहीं था क्योंकि इस समय तीनों ही अपनी परिस्थितियों में से जूझ रहे थे, लेकिन अगर तीनों साथ मिलकर के सांगा के विरुद्ध होते तो सांगा के लिए परेशानी का सामना हो सकता था। जिस समय महाराणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, उस समय राजस्थान में राजपूताना राज्यों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी। इस समय मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवाहा और हाड़ौती के हाड़ा चौहान शासक अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए थे, जिसके कारण बीकानेर के राठौड़ और मारवाड़ के राठौड़ों में संघर्ष था। लूणकरण बीकानेर का शासक बना, उसने ददरेवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। फतेहपुर शेखावाटी के कामखानी मुसलमानों को उसने परास्त किया और भटनेर के राजपूतों का राज्य छीनकर भी उसने अपने शासन में मिला लिया।
आमेर का शासक पृथ्वीराज ने भी अपने 9 पुत्रों में अपने राज्य को बांटकर अपने सीमाओं को बढ़ाना प्रारंभ किया, और हाड़ौती के शासकों को कभी मालवा तो कभी मेवाड़ के आक्रमणों और राजनीतिक दबाव का निरंतर सामना करना पड़ा। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो राजपूत शासकों की विस्तारवादी नीति है उसका शिकार मेवाड़ को भी बनना पड़ा। जैसे ऊदा के समय में मेवाड़ के बहुत सारे इलाकों को जीत लिया गया था। अतः महाराणा सांगा के सामने सबसे पहला कार्य यह था कि वह मेवाड़ की शक्ति को, मेवाड़ के खोए हुए प्रदेशों को पुनः स्थापित करे और राजपूत शासकों पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करे, और उसके पश्चात मालवा, गुजरात और दिल्ली के शासकों की विस्तारवादी नीति के ऊपर अंकुश लगा सके। महाराणा सांगा के जो आगे युद्ध रहे और उनकी जो गतिविधियां रहीं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।